ओके, तुम्हारे कौन से पेज पे है ये? 12.53. 53, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड क्लास एक्शंस, यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑन योर पेज नंबर 12.53। अब इधर ना अंडरस्टैंड, अभी जो ग्रुप में जो फ़ोटो भेजी हुई है, करेक्ट, तो वो एक बार रेफ़र करना, ये तुम यहीं से देख लो। 241 में हम स्पेसिफिकली किस हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन, राइट। हमने यहाँ पर अभी हमने ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। दो तरफ की चीज़ें हैं, वन इज़ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, द अनदर इज़ क्लास एक्शन। एंड दोबारा से सारा क्लास एक्शन आएगा यहीं पर ही, ठीक है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में कौन सा इंसान है जो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के टाइम पर अपील्स फाइल कर सकता है या एप्लीकेशंस दे सकता है टू दी एनसीएलटी, हम इस तरफ से बात कर रहे हैं। अब अगर कोई कम्युनिटी, कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑप्रेस्ड है, राइट, तो हम इसमें ये भी तो समझते हैं ना कि यार ऑप्रेस्ड है तो उनके पास भी तो एक तरीके की पावर है कि कुछ भी उनको लगा उनके हिसाब से नहीं हो रहा तो एप्लीकेशन कर दो, ये भी तो बात हो गई। तो इसीलिए ही ना उन्होंने इस पावर को भी कुछ हद तक लिमिटेड रखा है कि ऐसा नहीं हो कि बहुत अंधी पावर हो गई। तो इस चक्कर में मिनॉरिटी सिर्फ मिनॉरिटी बोल बोल के पावरफुल हो गए। मिनॉरिटी को हमने पावर ये क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो पावरफुल नहीं थे, उनके मन के डिसीजंस नहीं होते हैं, जो चाहेगा मेजॉरिटी चाहेगी वही होगा। फिर मिनॉरिटी का क्या, तो इसलिए हमने मिनॉरिटी को पावर दी। मिनॉरिटी को इतनी पावर दे दो कि कल को मेजॉरिटी जो करे वो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लेके पहुंच जाए कि नहीं नहीं सही नहीं है, नहीं नहीं सही नहीं है, ऐसे करके फिर तो मेजॉरिटी अपना मन से कुछ कभी कर ही नहीं पाएंगे, राइट। इस वजह से तो डिसीजन मेकिंग में हर बार प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसलिए उन्होंने पावर्स भी दी, उन पावर्स को हल्का फुल्का लिमिट भी किया और समझाया आपको एग्जैक्टली कि आपको क्या कैसे करना है, राइट। यहाँ पर उन्होंने पहले क्या बोला कि कौन सा इंसान जो है जो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है इन केस ऑफ ये ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। तो दो तरफ से बाइफरकेटेड है। पहला तुम्हारा बोला कि इन केस ऑफ मेंबर्स, और दूसरा हमने बोला कि अगर सीजी चाहे तो वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, राइट। इन केस ऑफ मेंबर्स में उन्होंने दो तरफ से बात की। अगर मान लो प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो दूसरा प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू द मटीरियल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपके कंपनी में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो सकता है, हम बात मानते हैं तुम्हारी। मेंबर्स को बोला कि तुम एप्लीकेशन कर सकते हो। एक पहले बोला 241 के अंदर दो लोगों को पावर्स दी गई, एक मेंबर्स को, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी ऐसा दे दी बस मजे कर, जो तेरे को फिट लगता है, जो तेरे को सही नहीं लगता है, पब्लिक इंटरेस्ट, ये वो नाम डाल दिया एंड इट इज़ एंजॉइंग द पावर्स। मेंबर्स को बोला दो चीज़ें देखता हूँ मैं, दो चीज़ें कौन सी, या तो अफेयर्स ऑफ द कंपनी के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, या तो मटेरियल चेंज कर दिया कोई, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इन दोनों के केसेस में तुम एप्लीकेशन कर सकते हो रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, आ रहा है, ठीक है। मेंबर्स को दो एरियाज दे दिए, उन दो एरियाज में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब जो तुम्हारे अफेयर्स ऑफ द कंपनी है ना, उस अफेयर्स ऑफ द कंपनी में बोला कि अगर मान लो कंपनी के अफेयर्स ऐसे हैं कि वो प्री जुडिशियल यानी कि ख़राब हैं, किसके लिए, तीन लोगों के लिए, कंपनी के खुद के लिए, कंपनी के मेंबर्स के लिए, वो भले मेजॉरिटी और मिनॉरिटी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में। तीन पॉइंट्स दिया, कंपनी के अफेयर्स प्री जुडिशियल हैं टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द मेंबर्स, और प्री जुडिशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, डन यहाँ तक। पर ऑन द कॉन्ट्ररी एक और बात बोली, एक और क्या बात बोली कि अगर कंपनी के अंदर कोई मटेरियल चेंज हो रहा है और वो प्री जुडिशियल है ना, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं डाला। एनी चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ इट इज़ कॉन्ट्ररी और प्री जुडिशियल टू द मेंबर्स इटसेल्फ और टू द कंपनी इटसेल्फ, सिर्फ ये डाला, पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं डाला है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अगर अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए प्री जुडिशियल है तो ही डाला है, आया समझ, राइट। कंपनी में कोई चेंज है, मान लिया कंपनी का कोई डायरेक्टर चेंज कर दिया, कंपनी में कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, कंपनी का कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर दिया, एनी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो प्रेजुडिस उससे मतलब उसके वो नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट और मेंबर के अगेंस्ट की कंपनी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दो तरफ से देख पड़ेगी ना, दो तरफ से मैंने बाइफरकेट किया है। अगर अफेयर्स ऑफ द कंपनी तीन लोगों के खिलाफ नहीं होने सकते, कौन से, कंपनी, मेंबर और पब्लिक इंटरेस्ट। पर चेंजेस दो लोगों के खिलाफ नहीं हो सकते, कंपनी और मेंबर। यहाँ पर पब्लिक नहीं डाला, ठीक है, नहीं तो ना फिर हर चेंज को ये लोग बोलने लग जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने लिमिट कर दिया कि अगर कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसा खतरनाक ही कुछ भयानक हो रहा है तो हमने उसमें डाल दिया पब्लिक इंटरेस्ट। अफेयर्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ आर रॉन्ग, पर हर बार ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है विच इज़ नॉट इन फेवर ऑफ चेंज।
हम चेंज पसंद नहीं करते, हमें लगता है कि सब कुछ सेम रहे। तो इसीलिए ही ना इन्होंने यहाँ पर दोनों चीज़ें नहीं डाली, नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा एम्बिट है, उसके अंदर कुछ भी घुस जाता है, राइट। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर चेंज है तो फिर दो ही चीज़ों का ध्यान दो, कंपनी के खिलाफ या मेंबर के खिलाफ। पर अगर ऑफ कोर्स मान लो ऐसा हो गया कि कंपनी में कोई बीओडी चेंज हुए या बीओडी की रेम्यूनरेशन हमने चेंज कर दी, ठीक है, और वो हो गया, उस चक्कर में हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्री जुडिशियल है टू द पब्लिक इंटरेस्ट ओनली, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा इकोनॉमी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा जो भी, या मैंने कंट्रोल किसी एक के हाथ में डाल दिया या वॉट एवर, राइट। तो एनी चेंज इफ़ प्री जुडिशियल टू द पब्लिक, तो मेरे पास तो कहीं पर कोई राइट नहीं बची ना चेंज के अंदर। पर यार क्यों नहीं, मैं ये प्रूव नहीं कर सकती कि यार ये कंपनी के अफेयर्स के हिसाब से भी ख़राब है। चेंज हो रहा है, चेंज तो कंपनी के अफेयर्स में ही हो रहा है ना। तो इफ़ समथिंग एट ऑल इज़ रियली अगेंस्ट द पब्लिक, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द रेमेडी, ठीक है। ये सब डन हो गया। इसके अलावा फाइनली जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर दे दी कि पढ़ना प्लीज, इन केस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, डन। तो बस सिर्फ एनीथिंग वट एवर इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट के अगर कुछ भी खिलाफ जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन। हम ये सारी एप्लीकेशन 241 की एप्लीकेशन कर किसको रहे, नन अदर देन एनसीएलटी। अब जो आपने एप्लीकेशन करी है वो एनसीएलटी के ऊपर पूरी राइट है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। द एनसीएलटी विल डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आ गई। अब ये जो पढ़ा है ना वही चीज़ वो यहाँ पर पढ़ोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंप्लेन्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सिर्फ अफेयर की बात करें तो अफेयर में 3 नाम आएंगे, ठीक है। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और बीइंग कंडक्टेड इन द मैनर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द मैनर प्रीजुडिशियल टू द और ऑप्रेसिव टू हिम। हिम कौन, जो मेंबर कर रहा है। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, शुरू से पढ़ो ग्रामर। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन द मैनर प्रीजुडिशियल टू हिम। तो मेंबर ऑफ कंपनी ना, कोई मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मेरे ही प्रीजुडिशियल है, अच्छा, तो यहाँ पे ये कंपनी हुआ, जो ये हिम है ना, भले तुम्हें लग रहा है कि ईट होना चाहिए या कुछ, ये कंपनी है। पढ़ो ध्यान से। द अफेयर्स, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इतना पढ़ रही हूँ मैं। द अफेयर्स द कंपनी आर प्रीजुडिशियल टू हिम, आया समझ, और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स और इन एनी मैनर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, बढ़िया। तो ये सब इन्होंने पहला बोल दिया। दूसरा इन्होंने बोला मटीरियल चेंजेस नॉट बीइंग अ मटीरियल चेंज बोला, तो मटीरियल चेंज में सिर्फ 2 वर्ड्स आने चाहिए, एक कंपनी और एक मेंबर। तो नॉट बीइंग अ चेंज बॉट अबाउट इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर्स, नॉट एनी, ये बोल दिया, मना किया वो चीज़, ठीक है। नॉट एनी, तो नॉट एनी डिबेंचर, नॉट एनी क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि ये तो पब्लिक है ना, राइट। तो नॉट एनी डिबेंचर, नॉट एनी क्रेडिटर हैज़ बिन टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट। इसी पैराग्राफ की स्ट्रेट अवे कुछ 2 लाइन छोड़ के लास्ट में आओ। इट इज़ लाइकली दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन द मैनर प्रीजुडिशियल, दिखा, सिर्फ वहाँ से पढ़ो, बीच का कंफ्यूज करेगा। इट इज़ लाइकली दैट द इट विल प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द members or any class of members and may apply to tribunal provide such members has the right to apply under section 244 for an order under this chapter। आया, तो ये कि लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर इनके साथ कुछ ख़राब हो रहा है तो। यहाँ तक डन है, डन। तो अब तुम्हारा ये 241 का 1 का ए और 1 का बी ये सारा हो गया, राइट, करेक्ट। उसके अलावा तुम्हारा 242 भी हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, जो इसी में ही सेक्शन है। देखो, वेर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देर एग्जिस्ट सर्कमस्टांसिस अगेन सजेस्टिंग दैट, ये A B C D पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेन 4 केसेस में ऐसा सोच सकता है कि शायद पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर खिलाफ है, राइट। और अगर जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट बोल दिया ना तो वहाँ पर तो सारा कुछ आ ही गया है। तो पहले कुछ क्लॉजेस लिखे वैसे ही वाले और बाद में उन्होंने बोल दिया एनी अदर, तो मतलब एनी अदर हो गया तो सब कुछ ही आ गया, राइट। तो ये कुछ रीजंस है वो देख लो कि कंडक्ट, उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ख़राब किया है, या बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट और हैज़ बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो किए हैं उन्होंने, लाइकली टू कॉज इंजरी और डैमेज टू द इंडस्ट्री, ट्रेड, defraud creditors etc. The central government may initiate a case against such person and refer the same to the tribunal with the request that the tribunal may inquire to the case and record a decision as to whether such person is a fit and proper person to hold the office or director or any
ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कंडक्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा तो वो ऑफ कोर्स एप्लीकेशन करेंगे और उस एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रिब्यूनल डिसाइड करके अपनी वो क्या बोलते हैं इसको, डिसीजन पास करेगा। डन यहाँ तक? फोर्थ में क्या बोला? द पर्सन अगेंस्ट हुम अ केस इज रेफर्ड शैल बी जॉइंट एज अ रिस्पॉन्डेंट टू द एप्लीकेशन। ईजी है, बस लिखा घुमा के है। क्या? मैंने जो एप्लीकेशन करी है, मैं पिटिशनर हूँ, मैं एप्लीकेंट हूँ करेक्ट वर्ड्स में। तुम कौन हो जिसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन करी? रिस्पॉन्डेंट। तो बस यही, ही विल जॉइन मी एज अ रिस्पॉन्डेंट। बढ़िया। अगला, एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 shall contain a concise statement of such circumstances and materials as the central government may consider necessary for the purpose of the inquiry। जो भी ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड होगा उसकी सारी डिटेल्स दे दोगे आप। शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर लेट डाउन इन द CPC। डन? सही यहाँ तक? उसके अलावा हाँ एक सेक्शन हाँ ठीक है, ये केस देख लो, VS कृष्णन वर्सेस वेस्ट फोर्ट हाईटेक हॉस्पिटल, राइट? इसके अंदर है ना, इन्होंने इस केस के द्वारा आपको थोड़ा बहुत ऑपरेशन का मीनिंग समझाने की कोशिश की थी कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट वुड बी कोई भी कंडक्ट जो हार्श है, बर्डनसम है, रॉन्ग है, मैलिफाइड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्शन इज अगेंस्ट गुड कंडक्ट, ऑपरेसिव है, फुल्ली परमिसिबल अंडर लॉ नहीं होना चाहिए, ऑपरेसिव है भले, ऐसे सब। ठीक है, तो ABCD पॉइंट्स दिए, EF पॉइंट्स कट कर देना, इस केस के E और F पॉइंट्स कट कर देना सिर्फ। डन? देन यू हैव बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स। इस केस में भी अगेन वही बताया हुआ है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है ना। इस पूरे केस का मैं आपको वो समरी लिखवाना चाहती हूँ, वो लिख लो प्लीज़। बंगाल लक्ष्मी वाला बस 4 लाइन है। इन द इंस्टेंट केस, इंस्टेंट, इस केस में, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट if minority group makes allegations of fraud and other misconduct, comma, they should then have in their possession, they should have then काट दे भले मत लिख, they should have in their possession all evidences, comma, documents regarding सच फ्रॉड और मिसकंडक्ट। थोड़ा बहुत कुछ प्रूफ होना चाहिए, ऐसे अंधाधुन इंजाम नहीं लगा सकते ना आप। मिनॉरिटी हो तो क्या कुछ भी बोल दोगे, तो ये भी तो नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आप कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अगर आप बोल रहे हो, फ्रॉड हुआ ऐसा बोल रहे हो, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कुछ तो थोड़ा बहुत है ऐसा। तो यहाँ पर तुमने लिखा दे शुड हैव, हाँ, या तो वहाँ पर लिख दो एल्स द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, है ना। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर तुम्हारे पास प्रूफ्स नहीं है ऑफ सच डिमीनर तो तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। डन यहाँ तक? अगला तुम्हारा ये पूरा बाकी का केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यू हैव शांति प्रसाद जैन। शांति प्रसाद जैन नहीं, अगला केस। उस केस में इस केस में ना ऐसा करो, ये बाकी का पैराग्राफ तो छोड़ दो, एक क्या ना सेकंड पैराग्राफ से आ जाओ। इन इट वॉज हेल्ड दैट द वर्ड ऑपरेसिव मेंट बर्डनसम हार्श। नेक्स्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ ये वाला, ठीक है। द वर्ड ऑपरेसिव meant burdensome, harsh and wrongful. It was also held that the section does not purportly to apply to every case in which the fact would justify the making of a winding up order and the just and equitable rule, but only to those cases of that charter which have in them the requisite element of oppression. हाँ, अब इसका मतलब ना इन्होंने ना थोड़ा बहुत इधर उधर नाटक किया है,
पर इसका सिर्फ ये मतलब है कि यार ऐसा एक बार कभी कुछ हो गया तो ऐसा ऑपरेशन हो गई हमारे साथ, ऐसा तुम रोना नहीं रो सकते ना वन टाइम एक्टिविटी का। ऑपरेशन में कुछ होना चाहिए ना, ऑपरेशन कुछ कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा ही बोलोगे ना, आप अफेयर बोलो, एक बार एक बंदे ने एक छोटा सा फ्रॉड कर दिया, ऑपरेशन हो गया भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट। पर ना जब ये रूल आया कि भाई कंटिन्यूसली कुछ तो होना चाहिए, तो फिर उन्होंने बोला कि यार ऐसे कंटिन्यूस मतलब एक बंदे ने अगर मान लो 2 करोड़ का फ्रॉड एक ही बार किया तो फिर वो बार बार क्यों करने वाला है, कंटिन्यूस में कैसे साबित करूँ। तो उन्होंने पहले 2 तरफ से बोला, पता है कंटिन्यूस या तो फ्रॉड होता रहे या तो कंटिन्यूस उसका हमें इफेक्ट होता रहे। आपने हमसे एक बार हमारे साथ खराब काम किया है पर उसका हम भुगत रहे ना बहुत टाइम तक, तो वो भी तो कंटिन्यूस हुआ। या तो या तो फ्रॉड एक बार हो या तो उसका भुगतान एक वो मतलब बार बार हो, ऐसा। तो उन्होंने दोनों तरफ से समझाया कि कंटिन्यूस विल मीन बोथ, इधर द फ्रॉड शुड बी कंटिन्यूस और द सफरिंग शुड बी कंटिन्यूस, इसलिए उसका कंटिन्यूस इफेक्ट डाला। अब इसी में ही 2 पैराग्राफ्स छोड़ दो और थर्ड वाले जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, आई थिंक एज ऑलरेडी इंडिकेटेड वाला मिला, उस पैराग्राफ में तुम्हारी 1 2 3 4 5th लाइन पर आ जाओ। देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस एक्ट ऑन द पार्ट, मिला? देखो पढ़ो, देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कंटिन्यूइंग टू अप टू द डेट ऑफ द पिटिशन शोइंग दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर ऑप्रेसिव टू सम पार्ट ऑफ द मेंबर्स। अरे ठीक है, इसमें तुम ना अब वहाँ पर लिख दो कंटिन्यूस इफेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सारे केस में मेन तुम्हारा मुद्दा यही था, कंटिन्यूस इफेक्ट प्रिंसिपल। कंटिन्यूस इफेक्ट प्रिंसिपल इज 2 तरफ से, इधर द पंगा, इधर द खराब किया शुड बी कंटिन्यूस और द सफरिंग शुड बी कंटिन्यूस, ठीक है। दोनों में से कुछ एक भी होगा तो वो कंटिन्यूस इफेक्ट प्रिंसिपल को जस्टिफाई करता है, राइट। डन, चलो ये डन है, ये डन है। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, एक सेकेंड इधर ना, थैंक यू थैंक यू। इसको थोड़ा आगे पीछे करके पढ़ें, थोड़ा सा बेटर होएगा। पता है आपने 241 में ना, जब आप पढ़ रहे थे 241, आपने एक सेक्शन जो पढ़ा था, सेक्शन 241B का सेक्शन पढ़ा था, उसमें से लिखा था कि राइट टू अप्लाई है सब्जेक्ट टू वो 244 है ना। 244 एक सेक्शन रेफर्ड था, मेंशन था, याद है। हम पीछे क्या लिख के आए, एक चीज़ क्लास एक्शन के बारे में लिख के आए, जहाँ पर आपको बोला मैंने कि इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, उतने ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का भी है कि इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, उतने ही अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 1/10 लोग इकट्ठे होंगे तो एप्लीकेशन जा सकती है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है 244 में। तो इवन इफ 241 टेल्स यू कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी में पंगा हो गया, मटेरियल चेंजेस में पंगा हो गया, अप्लाई कर दो, पर अप्लाई करने के लिए बंदे चाहिए ना, बंदे इकट्ठे करोगे फिर अप्लाई करोगे। तो दैट इज़ इन योर, दैट इज़ मेंशन्ड अंडर सेक्शन 244 विच इज़ पेज नंबर एक सेकेंड, मिल जाएगा। अगर ना मिला तो हम सीधा ही पढ़ने लग जाएंगे। टू 243 है यहाँ पे। कंपाउंडिंग एजुकेशन है वो बहुत लास्ट में है। ऐसा देखो लगेगा कि तो दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, यहाँ तो नहीं होना चाहिए, फिर अचानक से आएगा। क्योंकि ना कोई एक ऐसे क्रोनोलॉजी नाम का कुछ होता है ना कि अरे मैं बता दूँ आपको, थोड़ा वैसा नहीं है। 241 कहाँ है? consequences of termination or modification of certain agreements के नीचे।
हाँ, पेज नंबर 12.66 में आना। मेरा 66 है, तुम्हारा ना आगे होगा 1-2 पेज। जो to apply in the section 241, हाँ 12.68 पेज नंबर 68 ना। हाँ, तो हम पेज नंबर कहाँ थे हम पहले? थे 12.57 का। ठीक। हाँ, तो नहीं, पावर्स कहाँ किए हमने? पावर्स नहीं उसके किए। ऊपर भी केस लॉ अच्छा हाँ, पावर्स। अच्छा, तेरा पेज नंबर अलग है। हाँ ठीक है, तो हमने 12.57 से वी आर स्किपिंग टू डायरेक्टली 12.66 which is right to apply under section 241, right? This section, even if the heading suggests otherwise, you are given कि आप ये section 241 एक्चुअली 244 के बारे में बात करता है कि कौन कौन इंसान अप्लाई कर सकता है ना। 241 हमने पढ़ा उधर, 241 कि भाई अप्लाई करने का राइट है आपके पास अफेयर्स के खिलाफ या चेंजेस के खिलाफ। इन अफेयर्स और चेंजेस के खिलाफ अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको बंदे इकट्ठे करने हैं। बंदे कितने इकट्ठे करने हैं? इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वो वैसा ही बाइफर्केशन बनेगा जैसे वहाँ पर बन रहा है, एग्जैक्ट सेम चीज़ में बाइफर्केशन बनेगा। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो not less than 100 members of the company or not less than 1/10 of the total members. I should have written it here. ये रहा फोटो। 244 लिमिट्स हैं कि अगर ऐसा है तो अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स विच एवर इज़ लेस, और एनी मेंबर और मेंबर्स फुल्ली, वो जिनका फुल्ली पेड ऑफ शेयर कैपिटल या तो 1/10 ऑफ द टोटल इशूड कैपिटल है, राइट? हाँ हाँ, लिख लेना। या तो और अगला इतना तो डन है ना तुम्हारा। हाँ, इसमें डिपॉजिटर्स नहीं है ना। उसके अलावा अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/5, ठीक है? तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ तक। हाँ डन, ठीक है। हाँ, ये ऊपर है, ये रहने देना, इतना लिखना है तुमको, ठीक है? फोटो भेज दो। ठीक है, ये हो गया। ये जो क्लास एक्शन में यही चीज़ थी, बस वहाँ पर 5% था, यहाँ पर 10% है, नथिंग एल्स, राइट? उसके अलावा नीचे एक तुम्हारा वेव ऑफ लिखा हुआ है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि मान लो बंदे नहीं इकट्ठे हुए उतने, पर सच में कुछ पंगा हो रहा है, तो मैं कहाँ पहले बंदे इकट्ठे करने जाऊँ, 1/10 होए, फिर कल जाकर एप्लीकेशन करें, टाइम लग जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू द NCLT कि प्लीज़ फॉर वंस वेव ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, द मैटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, right? So you might apply and the NCLT upon its discretion may waive off or may not, ठीक है? तो that is the waive off का ऑप्शन। ये सारी waive off वाला अगर यहाँ पर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ आएगा वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है? फिर कम टू नाउ पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल बैक। ये पेज यहाँ पर अपने हाथ में रखना, वापस यहाँ पर आना है, वापस से पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल पर आ जाओ, जो तुम्हारा 57 वाला पेज नंबर था ना। थक गई? तूने ना मन बना लिया इस चैप्टर के बारे में, इसलिए इतना खराब नहीं है। रिव्यू वाले से तो बहुत अच्छा है, रिवीजन वाले। हाँ, रिवीजन रिव्यू तो यार एग्जीक्यूटिव में थे तो पता ही था, ये नहीं था। ये हमें था एग्जीक्यूटिव में। चलो, पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 242। व्हाट वुड बी द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल? अभी एप्लीकेशन हो गई, पंगा हो गया, राइट? हमने उनको अप्लाई करना ही है ना, तो आप उनको अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के अंदर सबसे पहली पावर तो यही है कि एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं करूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या पावर होगी? वही सारी, वो समन, डॉक्यूमेंट, हियरिंग, एजुडिकेशन, ये वो वही सारी चीज़ें। तो लेट्स जस्ट गिव इट अ गो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? If on any application made under section 241, the tribunal is of the opinion that the company's affairs have been or being conducted in a manner prejudicial to the oppressive to the members या public interest या फलाना ढिंडा, हमें पता लग गया कि NCLT इस ओपिनियन में तो है कि भाई पंगा तो हो रहा है,
ठीक है। एंड मार्क करो वहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंपनी ये भी नहीं चाहती कि मैं वाइंडिंग अप ऑर्डर कर दूँ, ठीक है। मतलब NCLT को दो चीज़ें लगनी चाहिए तो ही वो आगे मैटर सुनेगी। पहला कि सच में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, दूसरा कि वाइंडिंग अप इज़ नॉट दी ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो अगर उसको अगर लगता है ना ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट रहो, सीधा वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देते कि बंद करो कंपनी, राइट। पर अब मेंबर जो बंदा गया कि जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के खिलाफ बोलने के लिए गया वो आदमी, ठीक है, वो लगा यार हम तो आपसे सुविधा लेने आए थे, हम तो आपसे समाधान लेने आए थे, आपने तो हमारा धंधा ही बंद करा दिया, ये क्या बात हुई। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। इसीलिए ही दोनों तरफ से बात होती है कि NCLT should feel and should believe that both the two conditions should remain. both कौन सी, there is operation and winding up is not the option. अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम आगे केस सुनेंगे। आया अभी जो आगे केस सुन, ऑपरेशन भी होना चाहिए, वाइंडिंग अप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वाइंडिंग अप नहीं कर सकते हैं हम, ऐसा होना चाहिए। देख ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केस में सबसे ईजीएस्ट ऑर्डर यही है कि कंपनी बंद करो। NCLT ऑर्डर बोर्ड देखिए कि तुम सारे मेजॉरिटी मिलके ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, कंपनी बंद करो, भाड़ में जाओ, ऐसा, ठीक है। मिनॉरिटी के खिलाफ काम कर रहे हो, कंपनी बंद करो, भाड़ में जाओ, राइट, ऐसा बोल देगी। पर है ना यहाँ पर कंपनी इसको NCLT को लग रहा है कि यार वाइंडिंग अप अगर मैंने करवा दिया ना तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा, इसलिए वो वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं कर सकती। तो इसलिए उन्होंने तीन चीज़ें बोले। ये पहले दो कंडीशंस A और B अगर फुलफिल होते हैं तो पॉइंट नंबर 2 आएगा, 242 का सबसेक्शन 2 जो पावर्स के बारे में बात करेगा कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है, ठीक है। तो पहला रेगुलेशन कंडक्ट कर देगा कि ये वाले आपको चीज़ें फॉलो करनी है, ईजी है अभी तो, रेगुलेशन कंडक्ट कर देगा। या तो कंपनी को बोल देगा अपने शेयर्स बाय बैक कर लो, ये परचेज बोला ना, परचेज ऑफ शेयर्स, दैट इज नथिंग बट बाय बैक। और अगर बाय बैक हो गया तो बाय बैक से क्या होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो उस हिसाब से फिर प्रोविजंस देगा कि अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है तो कौन सी, सॉरी, इन केस ऑफ परचेज तो फिर कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी करो, ठीक है। अगला तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की फ्रीज करवा देगा कि शेयर्स खरीदे बेचे नहीं जाने चाहिए। टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट हाउस एवर अराइव्ड एट बिटवीन द कंपनी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा, उस चीज़ को करेगा। क्या बोल रहा था वो, में रिमूव ना, हाँ, टर्मिनेट, सेट असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट अगर एंटर हुई है बिटवीन द मैनेजर्स, बिटवीन द कंपनी, बिटवीन द MDs, तो उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करवा सकता है वो, कि वो एग्रीमेंट ख़त्म, ब्रीच, बंद, ठीक है। तो एग्रीमेंट ख़त्म करवा देगा। या तो उसने एग्रीमेंट ख़त्म करवा दी, उसी में ही कंटिन्यूशन में अगला क्लॉज पढ़ो, द टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन between the company and any person other than the referred to in E, provided that no such agreement shall be terminated, set aside or modification except after the due notice and after obtaining consent। या आप अगर एक एग्रीमेंट को ख़त्म करवा रहे हो तो उसके लिए पहले एक नोटिस दे दोगे कि भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी जरूरी है, ठीक है। अगला अगेन सिमिलरली कोई भी सेट असाइड हो रहा है, कोई भी ट्रांसफ़र, कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स, कुछ भी हम सेट असाइड कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा by or against the company within 3 months from the date of the application under section which would if made or done by or against the individual be deemed to be insolvent कर लेगा, ठीक है। समझो हुआ क्या। अगेन अब यहाँ पर मर्जर अमेलगमेशन, इस मर्जर कहाँ पहुँच गई मैं, इस केस में NCLT के केस में हमने यहाँ पर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है ना, इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी चाहती है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ना हो। अगर यहाँ पे मेरे साथ कंपनी के साथ कुछ ख़राब हुआ और मैंने फटाफट बोला कि यार कंपनी के साथ बहुत ख़राब हो रहा है, मेजॉरिटी वाले गलत डिसीजन ले रहे हैं और हमारा तो कोई से ही नहीं आ रहा, तो ही मैं जाके अप्लाई करूँगी, कंपनी के अफेयर्स ख़राब है या चेंज ख़राब है, राइट। ये सब मैंने कर दिया। अब मैंने जब NCLT को अप्लाई किया तो NCLT सोचा यार जो इसने एक चीज़ ख़राब की है ना वही ठीक कर देती हूँ मैं, बाकी सब छोड़ दे, वो चीज़ ठीक कर देती हूँ। तो वो क्या करेंगे, कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पेमेंट, कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो भी कंपनी ने किया होगा ना उसको सेट असाइड कर दे कि आज के बाद ये एग्रीमेंट नहीं हो सकती, इसको यहीं ख़त्म करो। अगर एग्रीमेंट नहीं हुई तो ब्रीच माना जाएगा। ब्रीच होने की वजह से किसी तो इंसान को कंपेंसेशन मिलती ही है। NCLT ने बोल दिया जो एग्रीमेंट मैं ख़त्म करने बोल रही हूँ ना उसमें कोई ब्रीच भी नहीं आएगा, ख़त्म तो ख़त्म, जो कंपेंसेशन कुछ भी नहीं, ख़त्म तो ख़त्म। तुम्हारी एग्रीमेंट ऑपरेशन थी, एग्रीमेंट मिसमैनेजमेंट कर रही थी, तो आई डू नॉट इवन वांट यू टू पे कंपेंसेशन टू एनीबडी। और ये एग्रीमेंट्स मोस्टली उन्हीं के बीच में होने वाली है, कंपनी के MD, कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स एंड पीपल लाइक दैट,
ठीक है, तो नो कंपेंसेशन नथिंग। द ईजिएस्ट वे वुड बी टू टर्मिनेट द एक्चुअल एक्शन विच इट वॉज अप्रेसिव, राइट। तो पहले उन्होंने बोला हम तुम पर एक्स्ट्रा रेगुलेशंस डाल देंगे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमने बोला बायबैक करने बोल देंगे। तीसरा हमने बोला रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। फिर हमने बोला कॉन्सिक्वेंटली वो टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। पर टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, साथ ही साथ हमने कोई पेमेंट डिलीवरी कुछ ट्रांजैक्शन हो रखी है, तो कब तक की ट्रांजैक्शन तुम कैंसिल कर सकते हो। आज मैंने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस किया, 2 साल पहले मैंने कोई ट्रांजैक्शन की थी, वो बोलती वो ट्रांजैक्शन तो नहीं की थी, वो ब्रीच। अरे नहीं, इतना भी पीछे नहीं जाओगे। कहाँ तक जाओगे, आज केस हुआ उसके 3 महीने पहले की जितनी भी टाइम लाइन में ट्रांजैक्शन है सिर्फ वो कैंसिल होंगी, राइट। ये डन। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला, रिमूवल बोल दिया, रिमूवल ऑफ द एमडी मैनेजर, ये सब। रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन ऑफ दोज मैनेजर्स, कोई बंदे को निकाल दिया नौकरी से, एक तो निकाल दिया, दूसरा उसको कोई अनड्यू गेन एडवांटेज हुआ होगा तो वो भी वसूल लेंगे वापस, शाबाश। अगला, आपने वो जो पैसा वसूला है वो डाल दोगे IEPF में, इजी, राइट। नेक्स्ट व्हाट यू हैव, द मैनर इन विच द मैनेजिंग डायरेक्टर और मे बी अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट टू एनी अदर ऑर्डर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनी। अच्छा हाँ, ये क्या बोला, अपना बंदा अपॉइंट करवा देगा वहाँ पर एज अ मैनेजर और MD टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट। अगला क्या है तुम्हारा, नहीं, अपना बंदा तो नेक्स्ट पॉइंट में ना, K पॉइंट में है, सच पर्सन। क्लॉज H को रेफरेंस में क्या बोला, रिमूवल ना। द मैनर इन विच MD और मैनेजर में बी अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर रिमूविंग द, अच्छा हाँ, सिंपल, एक बंदा अगर निकालवाया है तो दूसरा बंदा उसकी जगह पर कैसे आना है वो भी आप डायरेक्शंस दोगे। अदर देन दैट आई कैन ऑल्सो अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर, NCLT कैन अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर ना, तो वो अगला पॉइंट हो गया K वाला। एन इम्पोजिशन ऑफ द कॉस्ट एक्सेट्रा, जो भी ट्रिब्यूनल को खर्चा आया है ये सारे काम करने में उसका पैसा भी वसूल लेंगे। और एनी अदर मैटर, डन। सही है, बताओ जल्दी, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा, सही, वेरी गुड। अगला, a certified copy of the order of the tribunal under subsection 1 shall be filed by the company with the registrar within 30 days of the order of the tribunal, सही। ट्रिब्यूनल जी ने जो भी ऑर्डर दिया है उस चीज़ को हम 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बता देंगे, सिंपल। द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग में मेक एन इंटरिम ऑर्डर फॉर थिंक फिट, अगर हाँ ज़रूरत है तो हम इंटरिम ऑर्डर भी पास करवा सकते हैं NCLT से। हम पावर्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो पावर्स में इंटरिम ऑर्डर पास करने की भी पावर है, राइट। उसके अलावा 5th, वेयर एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल makes an alteration in the memorandum or the articles of the company, notwithstanding any other provisions, the company shall not have power except to the extent, if any, permitted in the order to make without the leave of the tribunal any other alteration whatsoever. Easy. जो जितना काम करने बोला उतना करना चाहिए, ऊपर का करोगे तो फिर पूछ के करना। Subject to the provisions of subsection this, alterations made by the order in the memorandum and in all respects have the same effect as if, जैसे एक नॉर्मली अल्टरेशन होता है। नहीं समझी ना, MOA में अगर कोई अल्टरेशन होती है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो हमें पता है। ट्रिब्यूनल ने बोला तेरा MOA चेंज कर, तो उसका इफेक्ट भी नॉर्मल अल्टरेशन जैसा ही होगा, बस। समझ में आया, मैंने तेरे को बोला बैठ और तू खुद बैठी, दोनों बैठना सेम ही है ना, बस यही है और कुछ नहीं। बढ़िया। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर ऑल्टरिंग और गिविंग लीव टू ऑल्टर अ कंपनीज मेमोरेंडम shall within 30 days after the making thereof be filed by the company and with the registrar who shall register the same। जो भी चेंजेस करवाए गए हैं NCLT ने अपने ऑर्डर के द्वारा वो सारे मैं 30 दिन के अंदर अंदर ROC को दे दूंगी। और इफ़ एनी कंपनी कॉन्ट्रावीन तो पेनल्टी। बढ़िया, वो पढ़ लेना, डन यहाँ तक। उसके अलावा क्या है, ठीक है। अब आओ जाओ वापस वो पेज पर जहाँ पर हम थे। 243 सेक्शन पढ़ना है मुझे, पेज नंबर बताना प्लीज़। 12.68 सेक्शन 243, कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, राइट। ये मैं तुम्हें बता रही थी ना कि मजाले कोई कंपनसेशन मिल जाए किसी को। NCLT ने अचानक से कोई एग्रीमेंट सेट असाइड कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड कर दिया, कोई पेमेंट सेट असाइड, डिलीवरी सेट असाइड, 3 महीने वाले सारे एग्रीमेंट सेट असाइड, टर्मिनेट, मॉडिफाई कर दिया ना। इसके लिए कंपनसेशन वैसे मिलता, अगर एग्रीमेंट ब्रीच होती तो कंपनसेशन मिलता है, पर यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस वही पढ़ेंगे।
where an order made under 242 terminates, set aside, or modifies an agreement such as is referred to in this, such order shall not give rise to any claim whatsoever against the company by any person for the damages or compensation for loss of office or in any other respect, either in the pursuance of the agreement or otherwise. सही? No MD or director or manager so terminated or set aside shall for a period of 5 years from the date of the order terminating or setting aside without the leave of the tribunal be appointed as the managing director of the company. Right? The person who is not a fit and proper person pursuant to subsection this shall not hold the office of the director or any other officer connected to the conduct and management of the affairs of any company for a period of 5 years. हमारे में तो आओगे नहीं, और अगर तुम फिट एंड प्रॉपर हो गए डिक्लेयर कि यू आर नॉट फिट एंड प्रॉपर, तो तुम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनोगे. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द leave of the of course permission of the tribunal permit such person to hold any such office before the expiry of the said period of 5 years. Central government may with the leave of the tribunal permit such person to hold any office. अच्छा हाँ ठीक है. 5 साल के बाद. हाँ 5 साल के बाद अगर आप नहीं 5 साल के बाद नहीं 5 साल के बाद तो कर ही सकता था ना. 5 साल के पहले वो लिखा है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर है ना, अगर ऐसा कोई बंदे को रखना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को बोलेगा रख ले, कोई बात नहीं. तो ये वो है. Provided that the central government may, with the leave of the tribunal, permit such person to hold office before the expiry of the said 5 years. Right? आ रहा है? उसमें क्या है, notwithstanding anything contained in any other provisions कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चीज़ें हैं ये दोबारा अच्छा कॉन्ट्रवीन किया तो वो आ गया ना. Anything contained in the provisions of Companies Act or any other law for the time being in force, any contract, memorandum or articles on the removal of a person from the office of a director or any other office connected with the conduct and management of the affairs of the company, that person shall not be entitled to or be paid any ओके वही सेम चीज़ दोबारा कंपेंसेशन नहीं पे करेंगे. इसके साथ साथ सेकेंड वाले पॉइंट आ जाओ स्ट्रेट. A person who knowingly acts as a MD or the director or manager in contravention of the provisions, तो फिर उस बंदे को क्या है, punishable with fine which makes into 5 लाख रुपए. शाबाश. ऐसा करते हैं हमारा ना अभी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ख़त्म हो गया है. ठीक है. लेट्स वो क्लास एक्शन भी कर ही लेते हैं. ठीक है ना. क्लास एक्शन करने के बाद ये चुटके मुटके टॉपिक्स देख लेंगे क्योंकि ये फालतू टॉपिक्स हैं. हम मेरे में 268 है जो तुम्हारा वो राइट टू अप्लाई वाला के बाद आएगा टॉपिक. हाँ एप्लीकेशन फॉर 12.70. तो एप्लीकेशन फॉर क्लास एक्शन 12.70 से शुरू कर रहे हैं. जो क्लास एक्शंस हैं अभी वो हम ये वाले एक्शन क्लास एक्शन किसके खिलाफ ले सकते होंगे? कंपनी के खिलाफ. कंपनी ले सकती है किसी के खिलाफ. क्लास एक्शन तो वैसे भी मेंबर्स लेते होंगे और मेंबर्स और डिपॉजिटर्स. इसमें कंपनी तो नहीं ले सकती, क्लास ही नहीं बनेगी कंपनी. शाबाश बढ़िया. तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या समझना है कि हम स्पेसिफिकली ये बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी क्लास एक्शन सूट लेते हो तो वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जो हमने ऑलरेडी मेंशन्ड है हमारे पास कि कितने लोग कर सकते हैं क्लास एक्शन सूट. राइट. या तो मेंबर्स या तो डिपॉजिटर्स मिल के अपना क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं. वो अपना वही वो 500 लोग या 5% या ये वाला जो है वो सब सेट है. राइट. एक वो चीज़ होगी. क्लास एक्शन सूट फाइल किसके खिलाफ हो सकता है? कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी के कोई ऑडिटर्स के खिलाफ भी हो सकता है, कंपनी के कोई एक्सपर्ट्स के खिलाफ भी हो सकता है. तो लिख लो भले अगेंस्ट 4 है. किसके किसके खिलाफ हो सकता है? कंपनी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स और एक्सपर्ट्स. ठीक है. तुम्हें पता है ये क्लास एक्शन सूट पहले नहीं था इंडिया में. वो हमने पता है वो एक सत्यम स्कैम पड़ा था. कंपनी, डायरेक्टर,
ऑडिटर, एक्सपर्ट। हमने सत्यम स्कैम पढ़ा था ना। सत्यम स्कैम में वो कंपनी 2 स्टॉक एक्सचेंजेस में थी, एक इंडिया के और एक बाहर के। जब सत्यम स्कैम ने फ्रॉड किया ना, तो न्यूयॉर्क वाले सारे बंदों ने क्लास एक्शन सूट फाइल करके सारी कंपनसेशन ले ली। हर हमारे यहाँ पर क्लास एक्शन सूट का प्रोविज़न ही नहीं था। प्रोविज़न था, सीपीसी में था, बट वहाँ पर केस बहुत सालों तक चलता रहता, तो किसी ने हिम्मत ही नहीं करी फाइल करने की, जिस चक्कर में यहाँ पर रेमेडी मिली ही नहीं। अगर क्लास एक्शन सूट होता, एनसीएलटी के पास क्लास एक्शन सूट फाइल करने का प्रोविज़न होता, तो हमें भी रिलीफ मिल जाता। ठीक है, तो आफ्टर द सत्यम स्कैम दे थॉट कि लाना पड़ेगा। अच्छा चलो, राइट। अब क्लास एक्शन सूट्स हैं क्या? सेकंड दो ऊपर की वो 2-4 लाइनें छोड़ दो, थर्ड पॉइंट से आ जाओ। क्लास एक्शन सूट सीम टू प्रोवाइड एन आंसर टू द प्रॉब्लम। मिला? बाय bringing together similar individuals under a single lawsuit, thereby supporting the cost of litigation and inspiring the required confidence. Thus, class action is simply filing a lawsuit in a larger group instead of individual suits where there are numerous persons having the same interest in that suit. आ रहा है? Types of class action easy है, सिर्फ इतना बोला हुआ है कि कौन कौन लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सिंपल तौर पर अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसके वजह से, जिसको यूज़ करके बहुत सारे लोग बीमार हो गए, तो वो सारे बंदे इकट्ठे क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है जो कुछ और प्रॉमिस था, कुछ और प्रॉमिस मिला, सारे बंदे इकट्ठे करके फाइल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट क्लास एक्शन की कोई एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कुछ हो गया, और सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर होल्डर्स, राइट। तो हमें यहाँ पर सिर्फ शेयर होल्डर ही पढ़ना है, सिर्फ यही है कंपनीज लॉ में। बाकी के सारे दूसरे एक्ट्स में वो दोनों वो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट में फर्स्ट 2 तुम्हारे प्रोडक्ट लाइबिलिटी और कंज्यूमर वाले। उसके अलावा जो एम्प्लॉय वाला है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जाएगा। तो ऑल ऑफ दोज सेक्शंस, ऑल ऑफ दोज एक्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉर क्लास एक्शन सूट, बट ऑफ कोर्स ये एनसीएलटी में जैसे जैसे आया वैसे वैसे यहाँ पर आया। ठीक है, पहले यहाँ भी नहीं था। यहाँ तक डन। उसके बाद हमारे पास है एक्शंस अंडर सीपीसी। हाँ ठीक है, तो सीपीसी भी अभी अलाउ करता है कि क्लास एक्शन सूट फाइल करने के लिए। उसके रिक्विजिट्स क्या हैं, मैं अभी ना थोड़ा सा वो फटाफट पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है अब, राइट। तो वी विल रैप इट अप, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सीपीसी के अंदर क्लास एक्शन सूट फाइल करने के पावर है, कोर्ट आपको प्रोवाइड करता है क्लास एक्शन सूट फाइल करने को। इसके मेन पॉइंट्स याद करो कि क्लास एक्शन सूट फाइल करने के लिए क्या कंडीशंस हैं। पहली, न्यूमरस पार्टीज, ऑल पार्टीज मस्ट शेयर द सेम इंटरेस्ट, एक्शन इज मेंटेनेबल अपॉन ओनली सीकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, क्लास एक्शन सूट फाइल करने के लिए क्लास एक्शन की एप्लीकेशन जाती है कि भाई हम क्लास एक्शन फाइल करना चाहते हैं, चलेगा? तो कोर्ट फिर हाँ या ना बोलेगी तो ही आप क्लास एक्शन फाइल कर सकते हो। कोर्ट को अगर लगा कि ये तो कल्ला कल्ला बंदा भी कर सकता है तो वैसे करवा देंगे। कोर्ट को अगर लगा कि क्लास एक्शन में सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, तो वो मना कर सकता है, वट एवर द रीज़न, राइट। तो ऑन परमिशन बीइंग गिवन बाय द कोर्ट मस्ट इशू नोटिस टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज़। वो हमने देखा था न्यूज़पेपर में जाता है, सबको जाता है, वही है, नोटिस जाएगा। नो पार्ट ऑफ एक्शन कैन बी विड्रॉन और अ कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्डेड अनलेस अ नोटिस इज गिवन टू ऑल। मान लो कंपनी था, कंपनी के खिलाफ हमने क्लास एक्शन सूट किया था, और कंपनी के खिलाफ जो क्लास एक्शन सूट किया उसके अंदर कोर्ट वांटेड टू अवॉर्ड कि हाँ चल ठीक है, हर पर्सन को 1-1 लाख रुपए का वो अपने को भरपाई मिल जाएगी, राइट। सम एमडी और समबडी वो बोल दे कि वी वेव ऑफ 1 लाख रुपीज़, सबका नुकसान इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, सबको 80-80 हज़ार चलेगा, राइट। तो दिस कैन नॉट बी सेड बाय वन पर्सन, एवरीबडी विल बी सेंडिंग अ नोटिस कि भाई सबको नोटिस दिया जाएगा कि क्या तुम सबको इतनी अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन या कंपेंसेशन अलाउड है, तुमको मंजूर है, अलाउड नहीं अप्रूव्ड है, तो ही वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए नो पार्ट ऑफ द एक्शन कैन बी विड्रॉन और कॉम्प्रोमाइज कैन बी एक्सेप्टेड अनलेस सबको नोटिस दिया जाए। और इफ़ द पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाला बंदा, उसका इंटरेस्ट बाकियों से अलग हो गया, तो हमने पढ़ा था ना ये चीज़, याद आ रही है? रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट वाले बंदे का इंटरेस्ट बाकी सब से अलग हो गया, तो फिर हम उसको हटा के दूसरा रिप्रेजेंटेटिव लेकर आएंगे। ठीक है यहाँ तक? फिर एक्शंस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले भी क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, पर किसके पास जाना है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में डिटेल नहीं दी हुई थी कि इतना वो 20 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, 20 से 1 लाख तक, ऐसा कुछ था ना। तो बस ये वही लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे जब अप टू 20 lakhs है, स्टेट में जाओगे जब
20 से 1 करोड़ है, और नेशनल में जाओगे जब अबव 1 करोड़ है। मिल गया? हाँ हाँ, 50 है। तेरे में न्यू है, नहीं, वो तो amendment तूने लिखी है ना। तुम्हारे में न्यू है, तुम्हारे में भी पुरानी है, तो पुरानी लिखा है। 20 लाख और क्लेम अप टू 20 to 1 करोड़। मॉड्यूल में पुरानी लिखी है ना, मॉडल आंसर में भी पुरानी लिखी होगी, पुरानी लिख के आना। अगर तेरे को अमेंडेड याद हुई होगी तो वहाँ पर लिख देना, हाउएवर अमेंडेड प्रोविजंस स्टेट एज फॉलोस, राइट। पर ये पुरानी तो लिखना ही लिखना, ठीक है। सब लकीर के फ़कीर हैं वहाँ पर, कोई को भी नहीं पता लगेगा। यहाँ तक सही। अगला, हाँ ठीक है, अंडर कंपटीशन एक्ट अगेन आप फाइल कर सकते हो। बस ये वही प्रोविजन थे, एक बार इसको प्लीज़ रीड करोगे ना, इजी है। इफ़ अंडर कंपटीशन एक्ट ऑल्सो यू कैन फाइल, वो 2 पॉइंट्स है ना कंपटीशन एक्ट के, 2 मेन चीज़ें, वो यार वो कम, हाँ एक डोमिनेंट पोजीशन आता है, उसके अलावा नहीं वो बोलते एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, तो ठीक है। फिर हाँ रो रो के बोल रही हूँ बेचारी। हाँ, एडवर्स इफेक्ट टू कंपटीशन, तो बस ये मेन 2 वाले पॉइंट्स होंगे, अगर ऐसा होगा तो आप फाइल कर सकते हो। डन, नॉट ऐसा मच ऑफ एनीथिंग शेडेड हियर। उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL फाइल करनी है। PIL कोर्ट के पास होती है फाइल। जब आप PIL फाइल करते हो वो हमेशा 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 जनरल इंटरेस्ट में होती है, और वो जनरल होती है, ऐसा एक सेगमेंट भी नहीं, लोगों के हित में होती है वो, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ कॉमन पैरेलेंस, मीन्स अ लीगल एक्शन फाइल्ड for the interest of general public. Class action has been brought up on the same lines, but there are some key differences between the two of them. ठीक है, थोड़ा सा कहीं पर एक डिफरेंस है। क्लास एक्शन एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होता है, पर PIL पब्लिक इन जनरल के लिए होती है। तो क्लास एक्शन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी एंटिटी इंक्लूडिंग प्राइवेट, वेर इन PIL कैन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट और पब्लिक अथॉरिटीज in the high court or the supreme court. Representatives in the class action suit may suffer an injury or have interest in the claim, whereas there is no such requirement in the PIL. आपका कोई लेना देना भी नहीं है उससे, फिर भी आप PIL फाइल कर सकते हो। आया समझ? डन। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में भी हाँ ठीक है जाता है, अगर वर्कमैन के खिलाफ ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पर फाइल हो गया। ठीक है, अब सिमिलर पॉइंट्स आ जाएंगे, देखिए फटाफट से क्लास एक्शन वाले। सेम ही है सारा। मैं इसलिए बस मैं टॉपिक के नाम बोल बोल के ना टिक करा देती हूँ, ताकि ऐसा लगे नहीं कि कुछ छूट गया है ना। तो बस इतना। तो क्लास एक्शन सूट अंडर द कंपनीज एक्ट एंड NCLT रूल, जिसमें बस इन्होंने 3 सेक्शंस दे दिए कि ये 3 सेक्शन भी इन्वॉल्व है, 34, 35, 36 है ना। 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी है, 35 में सिविल है, और 36 में पनिशमेंट दी हुई है। 34 में जहाँ पर क्रिमिनल लिखा है ना, वहाँ पर लिख दो कि ये मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस के लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी तो ही होगी इफ़ डन इंटेंशनली। 34 वाला सेक्शन जो लिखा है ना, हाँ, क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर इंटेंशनली डन है ये चीज़, इफ़ डन इंटेंशनली, और सिविल अगर इंटेंशनली नहीं होगा ऑफ कोर्स। और बाकी तुम्हारा एक और चीज़ कौन सी है, पनिशमेंट। हाँ हाँ, वो लोगों को ज़बरदस्ती बहका के शेयर्स बिकवाते हैं। डन। फिर तुम्हारा पर्सन्स एलिजिबल टू लॉन्च क्लास एक्शन सूट, ये तुमने पढ़ लिया। हाँ, तो पर ऑफ कोर्स 245 वहाँ पर लिख लेना, रेड विद रूल 84, क्योंकि 84 यहाँ पर है नहीं। देखो यहाँ पर एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है सब जगह पर, सच परसेंटेज। फिर पर्सन अगेंस्ट विच एक्शन क्लास एक्शन कैन बी फाइल्ड, कंपनी ऑडिटर डायरेक्टर, वो तो मेरे को मैंने लिखवा ही दिया पहले ही। एक्शंस टेकन इनटू अकाउंट बाय NCLT, ये लिखवाया ना सर, ये पढ़ा हमने कि वाइल कंसिडरिंग NCLT शुड टेक इनटू अकाउंट की गुड फेथ में है कि नहीं, इन एविडेंस सारा कुछ वो चीज़ें लिखेगा। आगे प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ फाइल कर रहे हो, NCLT के पास, एवं ज़बरदस्ती का टॉपिक बड़ा है। कॉस्ट एंड एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, जिसके अगेंस्ट फाइल किया है, अगर प्रूव हो गया तो, राइट। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस दिया हुआ है 5 लाख से 25 लाख और 25,000 से 1 लाख शायद ऑफिसर के लिए, है ना। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू क्लास एक्शन सूट, पहला वही रूल ऑफ ऑप्ट आउट, चाहो तो ऑप्ट आउट कर सकते हो NCLT 1 फाइल करके। नोटिस जाता है NCLT 13 में, सेम। लिमिटेशन क्या था, क्या बाश
डन, खत्म, ऐसे था। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग हमने पढ़ा हुआ है, वो कंपाउंडिंग ही ऐसी है मेरे डी वाला एग्जैक्ट कंपाउंडिंग। एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय द अक्यूज होता है कंपाउंडिंग, राइट। तो हम कंपाउंडिंग के अंदर क्या करवाने की कोशिश करते हैं, सेटलमेंट। वीडियो में आ रही है शक्ल? कंपाउंडिंग में हम क्या करवाने की कोशिश करते हैं, सेटलमेंट, राइट। सेटलमेंट इन द सेंस कि अभी हमें माफ़ करो, पैसा ले लो, बात जान दो, कर ख़त्म कर देते हैं, राइट। अगर मान लो NCLT ने तुम पर पेनल्टी लगाई और तुमने वो मान ली और पैसे दे दिए, तो ये भी तो एक तरीके की कंपाउंडिंग ही हुई ना। तुमने तो आर्ग्यू ही नहीं किया, सेटल, हाँ ठीक है सॉरी ले लो पैसे, बात ख़त्म करते हैं, तो ये भी तरीके की कंपाउंडिंग हुई। कंपाउंडिंग के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील नहीं होती, बस नथिंग ऑफ, ऐसा बहुत ऐसा अचानक से कुछ नया बोल दिया ऐसा नहीं है। मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग तुमको पता है, नेचर ऑफ ऑफेंस विच कैन बी कंपाउंडेड पता है, वो फाइन और वाले। जुरिस्डिक्शन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, NCLT और RD। शाबाश। NCLT के पास कब जाता है, 5 लाख तक से ऊपर वाले NCLT के पास, नीचे वाले RD के पास। डन है, ख़त्म है। जब आप NCLT या RD जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करोगे तो आप किसको एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो, हम ROC को वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो हम ROC को करते हैं और ROC आगे फॉरवर्ड करता है। जो आप ROC को एप्लीकेशन फ़ाइल करोगे वो जाएगी GNL1 में, बस ये मार्क कर लेना, अलग जो मुझे इतना ही दिखा खाली। बाकी तुम्हारा आ गया प्रोसेस तब वही है कि एप्लीकेशन चेक होगी, वेरीफाई होगी, इवेंचुअली होगा काम, ठीक है। एजुडिकेशन एंड एजुडिकेशन ईजियर टू बी रेड देन सेड, क्या है कि ये एजुडिकेशन इज़ नथिंग बट वो सारा कुछ आजकल कोर्ट फाइलिंग्स हो रही हैं, ईजियर हो रहा है, डिसीजन मेकिंग, ऑनलाइन कोर्टिंग, सब कुछ वो सारा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ ईजियर। बाकी तुम्हारा इसको एक बार रीड करना है, मैंने भी पूरा रीड नहीं किया है ये वाली चीज़ को, ठीक है, इसको रीड कर लेना। उसके अलावा पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप आ जाओ। हाँ नहीं है, वो काम का भी है। डिले शादी करना, नहीं नहीं, ये तो करना है। ये तो सारी केस लो ना, yet again go to पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, पिटिशन टू NCLT फॉर वाइंडिंग अप कौन कौन फाइल कर सकता है, कंपनी खुद, कंट्रीब्यूटरीज टू एनी अदर और ऑल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन A एंड B, इकट्ठे मिलके भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द CG, मेन यही वाले पॉइंट्स आ गए। उसके अलावा C में अगर फॉल कर रहे हो, एनी अदर पर्सन में फॉल कर रहे हो, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करके भी कुछ कर सकते हो तुम, बस इतना। तो उन्होंने प्रोविजन प्रॉपर दिया नहीं है, राइट। अगर आपको फाइल करना है वाइंडिंग अप का पिटिशन, वाइंडिंग अप का पिटिशन क्यों फाइल करते हैं कि भाई कंपनी गलत काम कर रही है, हमें कंपनी को वाइंड अप करना है। कंपनी खुद भी बोल देती है ना वाइंड अप होना है, मेरा काम नहीं चल रहा ठीक ठाक। दो तरफ से होता है, कंपनी बंद होती है, एक वाइंड अप, वो तो चलो हाँ वॉलंटरी जब ऑर्डर हो जाएगा। बाकी जैसे कंपनी बंद होती है, कंपनी एक वाइंडिंग अप से बंद होती है, कंपनी डिसोल्यूशन से भी तो बंद होती है ना। डिसोल्यूशन एक तरीके का एंड रिजल्ट है और वाइंडिंग अप इज़ द प्रोसेस, में ऐसा भी बोल सकती हूँ। वाइंडिंग अप इज़ नथिंग बट सेलिंग ऑफ योर एसेट्स, पेइंग ऑफ योर लाइबिलिटीज़, ऐसा अपने ड्यूज़ को ख़त्म करना इज़ वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन इज़ फाइनली, नाम कट गया आपका, कंपनी ख़त्म, डिसोल्यूशन पर होती है। वाइंडिंग अप के टाइम पर आप पूरा प्रोसेस करते हो सारा का सारा। तो अब हम पिटिशन कर रहे हैं वाइंडिंग अप की, ये क्यों कर रहे हैं, कंपनी के बहुत ज़्यादा लोन हो गए हैं, कंपनी से एकदम कर्जे में डूबी हुई है, तो फिर हमने बोल दिया कि भी जो जिसके जितना जितना नुकसान है अपनी अपनी भरपाई करो, पैसे दो और जाओ। अगर और चलता रहा तो और नुकसान होता रहेगा। एनीथिंग फॉर एनी रीज़न दे कैन फाइल फॉर वाइंडिंग अप, राइट। तो अब यहाँ पर तुम्हारा मेन है ना, कौन कौन इंसान वाइंड अप के लिए अप्लाई कर सकता है। एक तो उन्होंने बोला कंट्रीब्यूटरीज, कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं पता है, देखो अब ना कैसे होता है, एक याद तुमने पढ़ा है वैसे ये चीज़ अगर तुम्हें याद आ जाएगी। एक होते हैं शेयर होल्डर्स, कुछ लोग होते हैं जो अपने बस शेयर बेचे होते हैं। कंपनी यहाँ वाइंड अप हो रही है, इससे 6 महीने पहले की मैं बात कर रही हूँ। जो इंसान, जो शेयर होल्डर कंपनी का बस 6 महीने पहले शेयर बेचा है ना,
उस इंसान को कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, बढ़िया। तो ही कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप। इसमें ना तुम्हारा ये पैराग्राफ पढ़ लो, 272 सबसेक्शन 2 वाला। Provides that a contributory shall be entitled to present a petition for winding up of a company, notwithstanding that he may be the holder of fully paid up shares, or that the company may have no assets at all, or may have no surplus assets left for distribution among the shareholders after satisfaction of their liabilities, and the shares in respect of which he is a contributory, or some of them were either originally allotted to him or have been held by him and registered in his name for at least 6 months during the 18 months immediately before the commencement of the winding up, or have been devolved on him through the death of the former holder। ठीक है, उस बंदे के पास ये शेयर्स हैं ड्यूरिंग द इन हिज नेम फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। इसे एक दिन के लिए नहीं आना चाहिए, आपके पास 6 महीने तक कुछ शेयर्स होने चाहिए ड्यूरिंग द 18 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। वाइंडिंग अप के 18 मंथ्स पहले और 6 मंथ्स के लिए। वाइंडिंग अप यहाँ है, उसके 18 मंथ्स पहले और 6 मंथ्स के लिए आपके पास वो शेयर्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो वाइंडिंग अप के पिटिशन के लिए। ठीक है, डन है यहाँ तक। ऐसी हालत हो रखी है तेरी तो अब्बा बेचारे, मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ यार। चलो, ये तो पिटिशन और वाइंडिंग अप ठीक है, ऐसे काम का लग नहीं रहा मुझे। अपील बिफोर एनसीएलटी, ये सेम आ गया दोबारा। एनसीएलटी के पास आपको अपील करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपील कर सकते हो। अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी सेम है, एग्जैक्ट सेम है। एनी पर्सन एग्रीड, अब इन्होंने ना पीछे पड़ जाएंगे, अब ये लोग बेफालतू की चीज़ों के केस लॉ डाल रहे हैं। फिर इन्होंने अग्रीड पर्सन का टॉपिक शुरू किया, अग्रीड पर्सन के बारे में समझाया कि कौन होता है, और उसके केस लॉ शुरू हो गए कि अग्रीड पर्सन कहाँ कहाँ अग्रीड माना गया एंड द वेरियस केस लॉज। तो वाई विल यू बी आस्क्ड अ केस लॉ ऑन एग्रीड पर्सन? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर है ना, अब ये चीज़ें मैंने स्पेसिफिकली मैंने खुद नॉट इम्पॉर्टेंट और रीड मार्क करके रखी है, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर अब इधर रीड कर दो, लिमिटेशन पीरियड सब रीड मार्क कर लो। यहाँ से तुम्हारा सारा चैप्टर आगे जाकर रीड होगा। कम टू पेज नंबर तो सेम नहीं होगा। पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 नॉट टेकन अवे, ऐसा करके कुछ है। तुम्हारा शायद 100 पेज नंबर होगा, या तो 94 होगा तुम्हारा। मिला? पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 नॉट टेकन अवे। हाँ, लास्ट के अंदर ही आता है। जो चैप्टर खत्म हो रहा है ना, बस 2 पेज पहले। इंटरलोकेटरी के पहले एफिडेविट है, उससे पहले टॉपिक। एफिडेविट के पहले वो कुछ एनसीएलटी कॉपी, उसके पहले वाला पेज, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन अपील, ये ऊपर वाला टॉपिक। जस्ट ऊपर नहीं है। पावर अंडर, अच्छा पेज नंबर क्या है? 12.94। मैंने वही तो बोला था 94, मेरे को लगा पहुंच गई, था नहीं। 12.94 पे पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 नॉट टेकन अवे। बड़ा इन्होंने नाटक किया। अब ना इसका मतलब क्या हुआ कि तुमको पावर मिलती है एनसीएलटी के पास जाने को, क्लास एक्शंस फाइल करने को। एनसीएलटी के पास क्लास एक्शन जाके फाइल कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो, ये सब कर सकते हो। इसका ये मतलब थोड़ी है कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो अगर कोई इंसान कोर्ट के पास चला जाए तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि यू कैन नॉट कम हियर और योर जुरिस्डिक्शन विल बी डिनाइड। ठीक है, तो हमने इस सब चीज़ों से आपसे पावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की छीनी नहीं है, बस इतना। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी, बस इतना वहाँ पर लिखना है तो पहले लिख लो। ठीक है, डन है।
उसके अलावा तुम्हारा ये प्रेजेंटेशन ऑफ अपील आ गया, वो सिमिलर पॉइंट्स आ गए, NCLT 1 ये वो, नंबर ऑफ कॉपी, कौन साइन करेगा, ट्रांसलेशन, ये सब हमने पढ़ लिया था, है ना। वो इंग्लिश में होना चाहिए हमेशा, रीजनल में तो ट्रांसलेट कर देना। फीस फॉर फाइलिंग पीछे नहीं दी हुई थी, यहाँ पर दी है 5,000 रुपये, नॉट दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर, पर ठीक है। फिर एफिडेविट का आ गया, इंटरलोकेटरी आ गया, सब सेम। एंड देन केस स्टडी, कोई पॉइंट नहीं है इन केस स्टडीज़ का। हाँ डन। अब ना धीरे धीरे पीछे आओ, रुको। तुम्हारा जो टॉपिक हमने पढ़ा 9.4 वाले पेज पर, उसके ऊपर तुम्हारा एक टॉपिक था एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसमें बस वो देख लेना, 90 डेज़ में मैटर ख़त्म करते हैं ना वो लोग, बस एक वो मार्क करना। वो थिंक पहले भी था ही होपफुली, ये किए। और उसके अगले वाला टॉपिक, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को अपील करनी है, शाबाश, बस डन। बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो पीछे एक आधी चीज़ हम छोड़ के आए थे, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी। हाँ इसके पहले तो कुछ नहीं ना। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी में अब इधर ना बेसिक अभी ना ऐसे इधर उधर से ना बस कोई भी टॉपिक उठा के चेप दिया, बस नो रीज़न फॉर दिस टॉपिक टू बी हियर। इन्होंने पहला क्या बोला, ऑन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर विदाउट स्पेशल नोटिस। कोई डायरेक्टर को बिना नोटिस के अगर निकाल दिया तो उसके पास पावर है, पावर नहीं बोलूँगी सॉरी, राइट है टू अप्लाई टू अपील, कि भाई मेरे को रीज़न देते, मेरे को नोटिस देते, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस ये कोई बोलने वाली बात है अचानक से वो भी। तो सेकंड पैराग्राफ मार्क कर लेना, द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर विदाउट सर्विंग द नोटिस इज इनवैलिड एज इन एंड द एक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट माना जाता है। जो तेरा पावर ऑफ ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ा था तूने, उसके अगले पेज पे ही था, मतलब ठीक है। ये हो गया। फिर तुम्हारा ये BV थिरुमलाई वर्सेस बेस्ट वेंचर्स वाला, इसमें क्या हुआ कि कंपनी ने अपना कैपिटल बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, और बहुत सारे लोगों को शेयर्स इशू कर दिए, जिस वजह से हुआ क्या, जो शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी थे ना वो माइनॉरिटी रह गए। पॉइंट समझ में आया। अब इस वक्त हम में से अगर हम 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो हम में से हम लोग ही हैं जो वी एक्चुअली रूल द क्लास, कि अपना ही चलता है, ठीक है। पर अगर मैं 50 बच्चे और ले आऊँ तो तुम लोग जो प्रायर स्टूडेंट हो वो मेरे मिनॉरिटी बन जाओगे। तो तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम तो क्लास से गए भी नहीं, पर क्योंकि और लोग आ गए तुम अपने आप मिनॉरिटी बन गए, राइट। तो ऐसा ही हुआ, कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया बहुत सारा। उनको नहीं दिया, पुराने वालों को नहीं दिया, न्यू लोगों को शेयर्स इशू किए बहुत सारे। इतना इशू कर दिया बिना उनकी परमिशन के कि वो लोग बेचारे मेजॉरिटी थे, मिनॉरिटी बन के रह गए। तो उनको लगा ये भी हमारे साथ गलत हो गया, तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस आया। सिंपल तो बस यही है। इट इज़ अ सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ दैट फर्दर शेयर्स कुड बी इशूड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एंड नॉट विद द व्यू टू क्रिएट अ न्यू majority. Even if the power to issue shares is vested in the board, if the purpose of allotment of shares is for upsetting the existing shareholding to the detrimental of one group, then such allotment shall be held to be act of oppression. Easy? आया? अगला पेज, नेक्स्ट केस, नगिंदर या नजिंदर, पता नहीं, नजिंदर सिंह, सीना RS इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर इन एन AGM। वो आई थिंक सिर्फ ऐसे ही किया था, मतलब ज़बरदस्ती खुंदक की, पता नहीं क्या काम किया, तो उसने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल किया। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड दैट द रेजोल्यूशन इन दी EOGM लिखा है ना, वो नथिंग बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग वर पास विद द व्यू टू आउस्ट द डायरेक्टर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड टेक कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हर बार आपका इंटेंशन ही साबित करना पड़ता है। बंदा ही ठीक नहीं होगा, उसको निकाल दिया तो ठीक बात है, पर अगर बंदा ठीक नहीं है और निकाले तो फिर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, राइट। ऑन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर विदाउट वैलिड मीटिंग नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, डन। रिमूवल ऑफ एन MD, उसमें बाकी सब छोड़ दो, एक नीचे महिंद्रा सहाई वर्सेस ध्रुव थिएटर्स हैं, वो मार्क कर लो। इसमें क्या हुआ, अगेन यही हुआ कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए और MD की शेयर होल्डिंग मिनॉरिटी रह गई, तो उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है।
if it is proved that the shareholding of the MD is fraudulently reduced, then he shall be reinstated with any original holding, और if he is willing to part the shares, उसको जानना है तो उसको फिर जाना तो देख लेंगे, ठीक है. For removal of promoter director, प्रमोटर डायरेक्टर के साथ भी यही हुआ कि उसने ना एक AGM नहीं अटेंड करी थी, उस चक्कर में उसको निकाल ही दिया. तो बोलता अगला प्रमोटर है, कंपनी बनाई है उसने, तुमने एक AGM के चक्कर में उसको निकाल दिया, इतना भी मत करो. तो वो उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन. एक इंसान से आप कितनी क्या उम्मीद लगाते हो, ठीक है. फिर तुम्हारा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इन जॉइनिंग कंपनी कुछ है, वो कट कर दो, रहने दो. डायरेक्शन फॉर parting of ways of valuation, for parting of ways of valuation. अच्छा हाँ, ये सिंपल, अगर मतलब मान लो कंपनी का एक डायरेक्टर है, वो कंपनी के डायरेक्टर को कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको सही नहीं लग रहा कि ये काम नहीं होना चाहिए, राइट. तो ही शुड जस्ट बी गिवन दी अपॉर्चुनिटी कि अगर तेरे को नहीं रहना है डायरेक्टर, तो एक अपॉर्चुनिटी दे दे कि या तो अपने हिसाब से उसका काम हो जाए, या तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि वो वेस्ट पार्टी यानी कि छोड़ के अपने शेयर्स बेच के चला जाए, राइट. तो बस ये ना तुम्हें ना इतना छोटा दिया है ना कि मेरे पास ऐसा ऊपर नीचे की कहानी नहीं है. तो इसमें सिर्फ फोर्थ लाइन जो है ना, फोर्थ भी नहीं थर्ड लाइन तो मार्क कर लो सिर्फ. द एग्रीड शेयर होल्डर और डायरेक्टर शैल बी डायरेक्टेड टू part way the shares of the company. The valuer of the purpose is to be appointed with the consensus of the parties or in the alteration of lump sum amounts. कुछ नहीं, तो बस उसके शेयर्स किस प्राइस पर बिकने चाहिए वो एक रजिस्टर्ड एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर डिसाइड कर लेगा, ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो. यहाँ तक ठीक है, कट कर दो. इशू ऑफ फर्दर, एक तो अलॉटमेंट इन वायोलेशन, वो तो कट ही कर दो. इशू ऑफ फर्दर कैपिटल एंड इम्प्रॉप्राइटरी इन राइट इशू. हाँ, इसका फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ मार्क कर लो कि अगर एडिशनल कैपिटल दिया गया है तो पहले किसको पूछने का, बस चीज़ें हैं थोड़ी सी. हाँ वैसे तो हाँ, मतलब इसमें सिर्फ इतना ही बोला है कि अगर एडिशनल कैपिटल इशू किया है तो ये मैनेजरियल डिसीजन होता है और जुडिशियल फोरम शुड नॉट इंटरफेयर. कोर्ट तभी इंटरफेयर करती है ना जब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो. हर बार तो हमने पहले भी बोला है कि NCLT हर बार नहीं आ जाएगी. हमने NCLT का भी पढ़ा था कि इट विल नॉट जस्ट रैंडमली इंटरफेयर जब तक उसको कुछ गलत नहीं लग रहा, ठीक है. ये डन है. उसके बाद आ जाओ फैमिली वाला रीड मार्क कर लो. नॉट इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली नॉट इम्पॉर्टेंट. क्यों? इसमें क्या बोला कि ना, मान लो एक परिवार के लोगों ने इकट्ठी एक कंपनी बनाई है, ठीक है, और एक और बंदे हैं जो और भी वो कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, तो वो आपस में भले उसके पास कितनी भी होल्डिंग है ना, उसको मिनॉरिटी ही फील होगा, क्योंकि वो लोग आपस में अब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए डिसाइड करेंगे, उसको ऐसा लगता है, ठीक है. तो सच में फैमिली कंपनी. होने वाला है ना ख़त्म. एक टॉपिक रह गया, आर्बिट्रेशन एंड रिलीफ. इजी लिख लो. केसेस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. केसेस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कैन नॉट बी डेल्ट इन आर्बिट्रेशन. डन. तो इस पूरे टॉपिक का कोई ज़रूरत था? डेल्ट इन और हर्ड इन आर्बिट्रेशन. डेल्ट इन आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन से ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस की सुनवाई हो ही नहीं सकती है. या तो NCLT के पास जाओ या तो CPC के हिसाब से सिविल कोर्ट्स के पास जाओ. यहाँ पर जाना ही नहीं है. इतना बड़ा टॉपिक देने का कोई सेंस नहीं बनता था, यही बताने के लिए कि यहाँ नहीं जाना, ठीक. वाहिगुरु जी सा. हाँ, गाली भी नहीं दे सकती. चलो वाहिगुरु जी.